पर ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ इसी जमाने में होता, उस जमाने भी होता था। इसलिए मैं जब नौजवानों में जाता हूं तो मुझे भी कुछ कुछ होता है। अभी इन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं मेरा। बता दिया कि बस ये पॉलिटिकल पार्टी के स्टेट है। ये राम साहब को थोड़ी पता कि मैं महाराजा कॉलेज में पढ़ा हूं। अच्छा, आप क्यों खुश हो रहे हो? अच्छा, इधर से आवाज आ रही कि हम जानना चाह रहे उसमें क्या खास बात थी। वो एक पुरानी हिंदी फिल्म है ना, किशोर कुमार का गाना कि मेरे सामने वाली खिड़की में। हमारे जमाने के महाराजा कॉलेज को इसलिए जाना जाता है कि उसके सामने महारानी कॉलेज था। इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, हमारे जमाने में भी कुछ कुछ होता है। अच्छा, कुछ शैतान बच्चे, अच्छा आप लोग ऐतराज भी कर सकते हो कि शैतान बच्चे ही क्यों कहा। बहुत अच्छा है सर। कुछ शैतान बच्चे ताली बजा रहे थे। मैं भी ऐसा करता था। कोई बताएगा क्यों करता था? अच्छा चलिए, कोई बताएगा मैं ऐसा क्यों करता था? नहीं, मेरे पास ही नया पेन है और कोई सही जवाब देगा उसको गिफ्ट करूंगा। नहीं, हैंड रेज करिए, हाथ खड़े करिए। यस, ये जेंटल लेडी, यस प्लीज। देखो, अब जो लड़के हैं उनको शर्म आनी चाहिए। ये कह रही हैं, क्या नाम आपका? वैशाली। ये कह रही है कि जब आपका समय चलता था अब हमारा चलता है। क्या चलता है ये कुछ नहीं पता। इसलिए इनाम कैंसिल। आपने हाथ खड़ा किया था। ये टाइम कभी नहीं आएगा। ये तो फिल्म का नाम होता है। क्या ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा, ऐसा है क्या? नहीं, मैंने ये कहा था, लिसन टू मी, कि कुछ शैतान बच्चे ताली बजा रहे थे। जब मैं डायस पे आया तो मैं जानना चाह रहा था कि क्यों बजा रहे थे। हाँ जेंटलमैन, ये पता मेरे कान में क्या कह रहा है? पता क्या कह रहा है? सुना आपने?
आजकल के बच्चे कैसे चीट करते हैं, हाय राम कैसे चीट करते हैं लोग। ये कह रहा कि सर यही बोलना कि मैंने सही जवाब दिया। चलो मैं पूछ लेता हूं कि मैंने ये क्यों पूछा कि भाई जब मैं आया तो कुछ लोग ताली बजा रहे थे, उसका सवाल का सही जवाब क्या है? सर जो मैंने बताया वही कि क्या बताया? मैं कोई बादाम थोड़ी खाता हूँ। स्पीच रोक देने के लिए। गिव हिम बिग हैंड। ऐसा सुन, क्या नाम है? प्रतीक गॉड, तो भगवान का नाम भी शामिल है उसमें। लेकिन एक काम करना, बाहर जाके पेन वापस दे देना। अच्छा मुझे पता ही मुझे देगा नहीं, मैंने तो वैसे ही मन रखने, अपना मन रखने के लिए कहा इसको, क्योंकि मुझे आज ही किसी ने दिया था और आज ही किसी ने ले लिया। अच्छा इसका जो जवाब था, देखिए मैं कोई, आप घबराओ नहीं, आप लोग बिल्कुल बदन ढीला छोड़ दो, सामान्य सांस लेते रहो, मैं कोई यहाँ परीक्षा देने के लिए नहीं आया हूं। लेकिन मैं शैतानी की वजह जानना चाह रहा था और उस पर प्रतीक गॉड पास हो गया। तो ऐसा होता है, मैं जब कॉलेज में था आपकी तरह पीछे बैठता था और कोई 6 फीट का नेता भाषण देने के लिए आता था, मेरी आगे की बात तो सुन लो। हम लोग तालियां बजाते थे, कुछ दोस्त पीछे, यार ये आ गया अभिनेता, 1 घंटे से पहले छोड़े। फिर पूछते यार, बोले एक काम करते हैं, इसको बैठाते हैं। क्या करें? अच्छा और बजाओ ताली। हम लोग ताली बजाते थे उसको बैठाने के लिए, और उसको लगता था कि भाषण पे बज रही है तो लंबा करते जाता था। तुम लोग बजा रहे हो, लेकिन मैं थोड़ी बैठ जाऊंगा। अच्छा मैं जब आया तो मुझे और कुछ सुना नहीं था, अंदर आया तो मिस्ट्री मास्टर्स इतना ही सुना। अच्छा मैं पॉलिटिक्स का आदमी, और हमारे यहाँ तो फैसले बहुमत से होते हैं। एक ही जगह थोड़ी गड़बड़ होती है, एक ही जगह गड़बड़ होती है घर में। और आप लोग तो, क्योंकि मैं क्या कल्पना कामना करूं आप लोगों के लिए कि जो कुंवारे लड़के हैं उनकी सबकी शादी हो जाए। क्यों हो जाए? क्यों हो जाए? क्योंकि सब मेरे जैसे हो जाए। मेरे जैसे इसलिए हो जाए कि हिंदुस्तान में यदि तानाशाही कहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, सीना चौड़ा करके बोलते हैं वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड। घर में जाते ही पता लगता है कि हिंदुस्तान से ज्यादा तानाशाही कहीं नहीं है। क्योंकि पत्नी कई बार कहती कि ज्यादा राजनीति कर रहा है क्या? और कितना भी समझा लो, अंतपंत फैसला उसके हक में ही आता है कि नहीं ये तो ऐसे ही होगा। तो बहुमत गया तेल लेने। लेकिन डेमोक्रेसी है इसलिए फैसला बहुमत से होता। तो मिस्ट्री मास्टर्स के लिए यहाँ हूटिंग और शाउटिंग ज्यादा हुई, तो मुझे लग रहा है कि उनका दमखम कुछ ज्यादा है। अच्छा मैंने ये पेपर लीक तो नहीं कर दिया?
मुझे किसी ने कहा कि अभी वो यहाँ स्पीच दे रही थी, क्या नाम, श्वेता श्वेता ही नाम था, श्वेता। इन्होंने कहा कि बगड़िया साहब ने कहा है कि क्या कहा था कि इन्होंने कहा कि मजे करो, लेकिन बगड़िया साहब तो बता के नहीं कि कैसे करने मजे। अच्छा, मुझे अच्छा लगा कि कुछ लड़कों को सीटियां बजानी आ रही हैं। मेरी आधी उम्र तो ऐसे ही निकल गई कि मैं सीटी बजानी सीखूं कि नहीं सीखूं, और फिर उसके बाद ये दुविधा थी कि बजाऊं कि नहीं बजाऊं। तो मुझे अच्छा लगा कि इस पीढ़ी के लड़कों को भी सीटी बजानी आती है। ये अलग बात है कि कभी कभी सीटी की हवा भी निकल जाती है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, कोई ये मिल जाए कि तेरे जैसे बहुत देखे हैं। चलो, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। अच्छा बेटा, मतलब कॉलेज के लोगों के पैसे बचाना चाह रहे हो? यार, ये चीफ गेस्ट अच्छा मिल गया। ये इतना सस्ता आदमी मिलेगा एक दुपट्टे में? एक दुपट्टे में कोट, पैसा, नोट, देखो बुढ़े आदमी को भी जोश आ गया है। मुझे लगा मंच पे आ रहे हैं, मुझे लगा अमिताभ बच्चन की तरह एकदम तुरंत आने वाले। चलिए, यहाँ का मालिक कौन है? मकान मालिक मतलब ये कन्वीन कौन कर रहा है, मैं पूछ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अनुज शर्मा। अच्छा, ये भी ऐसे, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि भाई आपका अपना टाइम कितना है? मतलब मेरा बोलने का टाइम खत्म हो गया या मैं अभी है सर? अभी है 2 घंटे। बेटा बेहोश हो जाओगे, क्योंकि देखो अभी तो मैंने, ये तो स्टार्टर है, अभी तो मेन कोर्स आया ही नहीं है। और आपके प्रोफेसर की क्लास 40 मिनट की होती होगी, 3 घंटे। ये तो भाई बहुत इमोशनल अत्याचार है। 3 घंटे कैसे झेलते हो आप लोग?
अटेंडेंस के चक्कर में 75 थी। वीसी साहब, अब मैं आया हूं तो इनको 2-5 दिन की तो मेरी तरफ से छूट जरूर देना। इनको खेलने के लिए और गाने के लिए और मजे करने के लिए। छुट्टी, मुझे लगता है कि पढ़ने वालों के लिए सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड को है तो छुट्टी ही है। चलिए मैं अब मेन कोर्स पे आता हूं। तो देखो पीछे शुद्ध हिंदी वाले बोले अवकाश चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को अवकाश से आगे आकाश चाहिए, अनंत आकाश, जो आज के नौजवानों के लिए इस युग में सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा यूथ फोर्स कहीं है, यानी 25%, 1.5 अरब दुनिया की 25% आबादी हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा दुनिया में ये यूथ है। और उस हिंदुस्तान के नौजवान को अब अवकाश नहीं, अनंत आकाश चाहिए। और आप में वो सब है, आप सब लोग कर सकते हो, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का नाम है विवेकानंद। कौन थे? चलिए, मेरी इस बात का जो सही जवाब देगा उसको भी इनाम मिलेगा। नहीं, मुझे सिर्फ कुछ सेकंड्स में, केवल आधे सेकंड में स्वामी विवेकानंद कौन थे यदि कोई एक्सप्लेन करेगा। अच्छा चलिए, एक बात बताइए। चलो मैं इसको भी यहीं, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूं कि अलग अलग विचारधाराओं के साधु संत बैठे सामने। विवेकानंद किस बात के लिए जाने जाते हैं नौजवानों में, यूथ्स में? कोई बताएगा उनकी पंचलाइन? इधर से आवाज आई। यस प्लीज कम, ऊपर आओ। अच्छा ये भी भाग के आ रहा है, कुछ मिलेगा इसको। क्या नाम आपका? राहिल। राहिल, बड़ा टिपिकल नाम है। हमारे जमाने में तो बनवारी लाल, श्यामलाल, रामलाल। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बीटेक। बीटेक। कोई जिम विम तो नहीं चलाते? अच्छा, इनको बाबा रामदेव के पास जाने की जरूरत नहीं। फिटनेस ऐसी है कि अपना काम हवा पानी से भी चल सकता है। चलिए, मैंने पूछा था आप लोगों से, मैं कोई एग्जाम लेने नहीं आया, और चाहोगे तो छुट्टी भी दे दूंगा, लेकिन मैं जानना चाह रहा था, जो मैं बात कहने जा रहा हूं उसको सुनिएगा, कि एजुकेशन के बारे में अलग अलग तरीके की धारणा है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इस यूनिवर्सिटी का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर है। क्योंकि मैंने ये देखा कि एजुकेशन में इतनी उदारता हो गई कि एक हलवाई ने भी अपने
दादा के नाम से यूनिवर्सिटी खोल दी, सागरमल हलवाई विश्वविद्यालय। तो कोई नाम टाइटल होता तो उसकी कुछ न कुछ रिलेवेंस तो होनी चाहिए ना। तो स्वामी विवेकानंद के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का होना, मैं इस यूनिवर्सिटी की कमिटमेंट को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने स्वामी जी के नाम पर। और स्वामी विवेकानंद का फोटोग्राफ आपने देखा होगा, एक टिपिकल फोटोग्राफ हमेशा पब्लिश होता दिखता है, देखा आपने? अच्छा आप ये बताइए, आप भारत से प्रेम करते हैं? अपने देश से प्रेम करते हैं? तो मैं जय श्री राम वाले जी, मैं कुछ क्रांतिकारी भी ऊपर लगते हुए, तो मैं राहील के लिए तालियां बजाइएगा। मैं पूछना चाह रहा था कि इसने हाथ खड़ा किया, ये बताएगा कि स्वामी विवेकानंद जी की जो पंचलाइन थी, उन्होंने जो केवल देश नहीं पूरी दुनिया के यूथ्स के लिए जो मोटिवेशन दिया, और वो केवल चंद लाइन है। जैसे आप उनका फोटोग्राफ देखते हो, एक टिपिकल सा बिल्कुल सैफरन कपड़ों में, भगवा वस्त्र में उनको आपने देखा होगा, और उसके नीचे पंचलाइन लिखी होती है। उन्होंने जो स्पीच दिया नौजवानों के लिए, यूथ्स के लिए, और केवल देश के लिए नहीं दुनिया के लिए, लेकिन वो ज्यादा रिजेंबल करता है और ज्यादा मोटिवेट करता है हिंदुस्तान के नौजवानों को। तो मैं पूछना चाह रहा था राहील से कि वो ये तो जब शादी हो जाए तो पत्नी को बोलना। सुनिए, इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा? व्हाट स्वामी जी सेड, Arise, awake and achieve. इन्होंने बताया तो है, लेकिन इसमें 75% मार्क्स मिलते हैं। दोबारा कोशिश करो। Arise, awake and achieve. Arise, awake and stop not till the goal is reached. लेकिन इतने सारे बच्चों में राहील ने हाथ खड़ा किया और हिम्मत की मंच पे आने की, 75% मार्क्स उसने हासिल किए। तो मुझे लगता है कि अब तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि स्वामी जी ने क्या कहा। तो बहुत धन्यवाद। मेरे पास कभी दूसरा पेन आएगा तो मैं आपको दूंगा, अभी तो आश्वासन के भरोसे जिंदा रहिए। लेकिन इसके लिए तालियां बजाइए। थैंक यू। उठो, जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट। मुझे लगता है कि के राम साहब के मजे करो से लेके स्वामी विवेकानंद के उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, इसमें सब कुछ समाहित है। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे आप यहाँ पे अवार्ड करोगे बच्चों को। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा था, किसी को पता है? कलाम साहब को जानते तो हो आप लोग? मिसाइल मैन हर घर में होती है। कोई बताएगा एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा? उन्होंने दो बातें कही थी। वो उसको आदत पड़ गई भाई, फिर हाथ खड़ा कर रहा राहील। उसको लग रहा कि अब के नाम जरूर लेके आऊंगा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने दो उनकी खास बातें हैं। ये बच्ची कुछ कह रही है, आओ। अच्छा एक बात तो है, मेरे आने से फायदा तो हुआ है तुम लोगों को। ऐसे स्टेज पे आओ कि नहीं आओ, लेकिन अपन ने अपॉर्चुनिटी दे रखी है। क्या नाम आपका? श्रेया पाल।
तो ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा उस पर कुछ बताएंगे हमें। सर आपने कहा था कि दो बातें उन्होंने कही थी, एक मुझे पता है जो मैं बताऊंगी। एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि देश के जो सबसे अच्छा दिमाग है, द बेस्ट ब्रेन, वो क्लास की आखिरी बेंच पे मिलेगा, द लास्ट बेंच पे। चलिए, श्रेया ने आज बड़ा जोरदार आपको मोटिवेशन दिया है, और जो बैक बेंचर्स हैं उनकी फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं। थैंक यू। ये अच्छी बात कही है इन्होंने कि जरूरी नहीं है कि जो पीछे की बेंच पे बैठता वो कभी आगे नहीं बैठता होगा। उसका मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूं। मैं एग्जाम्पल ऐसे हूं कि मैं बहुत छोटे से घर में, छोटे से गांव में पैदा हुआ, और जब पहली बार शहर में आया था तो मेरा पिछले दिनों आरजे कार्तिक ने एक इंटरव्यू किया और मुझसे पूछा कि आप शहर में कैसे आए। तो मैंने कहा ट्रेन में बैठ के आया। नहीं, उन्होंने कहा कि आपकी रिएक्शन क्या थी। तो मैं 1982 में आया, अब तुम्हारी तरह का जमाना तो नहीं था, और मेरी जो पहली रिएक्शन थी, मैंने यहां इतनी भीड़ देखी स्टेशन पे, मैं पहली बार किसी बड़े शहर में आया था, तो मेरी पहली रिएक्शन थी कि मैं दूसरी ट्रेन से बैठ के वापस अपने गांव चला जाऊं। लेकिन मैंने इस शहर की चुनौती को स्वीकार किया, और एक छोटे से गांव से घर के, यदि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूं, तो मैं बता दूंगा कब नारे लगाने। मुझे कहने का मतलब यह है कि आप सब लोगों में वो पोटेंशियल है, वो कमिटमेंट है, वो विल पावर है कि पीछे की बेंच पे बैठने वाला कोई स्टूडेंट सोच सकता है कि वो कभी न कभी अंतरिक्ष की ऊंचाइयां छू सकता है। ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे। इसलिए कलाम साहब दो बातें कहते थे। एक तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि दुनिया में कुछ गड़बड़ हुआ क्या? एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि हिंदुस्तान के नौजवानों में इतनी ताकत है, क्योंकि आपने कहा मिसाइल मैन, उन्होंने तो परमाणु बम का परीक्षण करने में बड़ी भूमिका निभाई। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि हिंदुस्तान के नौजवानों में परमाणु बम से भी ज्यादा ताकत है। और इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब ये कहते थे कि हिंदुस्तान की नौजवान शक्ति यदि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ में, सृजन शक्ति के साथ आगे बढ़ेगी तो देश को बदलने की ताकत रखती है। परमाणु तो विध्वंस करेगा, लेकिन देश के नौजवानों की शक्ति वो देश को और समाज को बदलने का काम करेगी। और इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कई बार जब वो देश के राष्ट्रपति थे, स्कूल और कॉलेज में जाते थे, तो उनको अखबार के लोगों ने पूछा, मीडिया के लोगों ने पूछा कि कलाम साहब आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के राष्ट्रपति हैं, तो स्कूल और कॉलेज में क्या ढूंढते हो? उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं स्कूल और कॉलेज के बच्चों के चेहरों पर भारत का भविष्य ढूंढता हूं। इसलिए आप अंदाज लगाइए कि आप सब लोगों में वो ऊर्जा है, वो ताकत है, जिसको आनंद के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, कमिटमेंट के साथ में यदि आप पूरी ताकत के साथ जुट जाएं तो दुनिया की कोई ताकत आपको किसी भी युद्ध को जीतने से रोक नहीं सकती। आप में वो सब मादा है, वो सब ताकत है। ये इंटरनेट का जमाना, और इंटरनेट से आगे तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, और उससे आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को जो बड़ी चुनौती है, मैं देखता हूं कि
दुनिया का सबसे नौजवान और ऊर्जावान देश भारत, और भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी नौजवान शक्ति, जो किसी स्कूल और कॉलेज में पूरे कमिटमेंट के साथ खड़ी है। और इसलिए मुझे एक प्रसंग याद आता है, जैसे अभी कहा, तो मैं कई बार देखता हूं बच्चों को कि आज दुनिया के भीतर, बल्कि हिंदुस्तान तो अब इतना जागृत हुआ है, इतना आगे बढ़ा कि धीरे धीरे बच्चों ने आज की चुनौतियों को स्वीकार करके, मैं देखता हूं कि कई बार जिक्र आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा, पता लगता है कि वहां का कोई प्रमुख वैज्ञानिक भारत का है। दुनिया में जितने तरीके की इस समय की टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं भारत के नौजवान का उसमें उपस्थिति, उसकी ताकत, उसका दमखम जरूर नजर आता है। और इसलिए आप लोगों ने शोले फिल्म देखी है? अच्छा, इतने पुराने जमाने के लोग नहीं। शोले फिल्म देखी किसी ने? नहीं देखी। ये जो चिल्ला रहे हैं तो बसंती वाले हैं। गब्बर वाला है कोई? ये मैंने इसलिए पूछा है कि मैंने शोले देखी कई बार, लेकिन मैंने शोले के इंपैक्ट देखा अमेरिका के प्रेसिडेंट पे। अब आप सोच सकते हो कि यार, शोले फिल्म का 30 साल 40 साल पहले फिल्म बनी और अब उसका अमेरिका के राष्ट्रपति से क्या लेने देना। मैं आपकी ताकत का, हिंदुस्तान के नौजवान के, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स की ताकत की कीमत क्या है, उसकी तवज्जो क्या है, उसका एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। अमेरिका के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, तो मैंने उसको रिजेंबल किया, उसको रिलेट किया। शोले फिल्म में गब्बर सिंह अपने रुतबे के बताने के लिए कहता है कि 100 कोस दूर जब कोई माँ अपने बच्चे को सुलाती है तो कहती है, बेटा सो जा, वरना गब्बर आ जाएगा। मैंने इस फिल्म को इससे रिलेट किया कि भारत के विद्यार्थियों का दुनिया के सबसे बड़े विकसित और पूंजीपति देश पर कितना बड़ा रुतबा है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी को संबोधित करते हुए अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि अमेरिका के विद्यार्थियों सावधान हो जाओ, हिंदुस्तान के विद्यार्थी आ रहे हैं अमेरिका की छाती पर अपनी टैलेंट से खड़े होने वाले। इसलिए मैं आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, पूरे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को और फैकल्टी को खासतौर पर, और आज की सांझ के लिए जितने सारे हमारे नौजवान साथी हैं, मुझे लगता है कि आप सब लोग उतनी ताकत और क्षमता रखते हैं जमाने के हिसाब से बदलने की। आप लोगों में पढ़ाई के साथ, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई के साथ लड़ाई, न तो आपस में लड़ती न पड़ोसी से। पढ़ाई के साथ लड़ाई का मतलब यह है कि आज देश को ताकत के साथ खड़ा करना, तो देश के जितने मुद्दे हैं, देश के सक्षम नेतृत्व ने, मजबूत नेतृत्व ने आज की नौजवान पीढ़ी से जो कल्पना की है कि भारत दुनिया का सबसे स्वस्थ देश हो, स्वच्छ देश हो, और जिस तरीके से आपने यहां कहा कि स्वामी जी ने कहा कि उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, तो ये लक्ष्य केवल आपका अकेले का नहीं, ये लक्ष्य देश का है, ये लक्ष्य तिरंगे का है, ये लक्ष्य भारत माता का है, ये लक्ष्य उगते सूरज की तरह विश्व गुरु के पद पर बैठने वाले हिंदुस्तान का है। और इसलिए हिंदुस्तान के तिरंगे की आग को दिल में रखना, ये किसी भी नौजवान के लिए आज का अपने भारत के उत्थान के लिए, भारत को वहां तक पहुंचने के लिए आप पढ़िए, आनंद करिए, उत्सव की तरह मौज करिए, अवसर ढूंढिए, क्योंकि आज की पीढ़ी जिज्ञासु है, वो केवल छोटी बातों से संतुष्ट होने वाली नहीं है, और इसलिए आप में वो सब ताकत है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप सब लोग पढ़िए, अपने लिए रास्ता खोजिए। रास्ते अनंत आकाश की तरह है, क्योंकि अब समय बदल गया। अब 3 इडियट फिल्म की तरह आपको ये कंपल्शन नहीं है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको आजादी है। मैं देख रहा था यहाँ जितने कोर्सेज हैं, अलग अलग तरीके से आप अपने जिस फील्ड में करियर बनाना चाहेंगे वो आजादी आपको है।
नहीं तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इंजीनियर ही बनना है। मुझे लगता है कि जिसमें जैसी टैलेंट है, जैसी जिनकी इच्छा है, वो जीवन के जिस क्षेत्र में जाएंगे सफल होंगे। आज चुनौतियां बहुत हैं। मैं एक फिगर देख रहा था कि हिंदुस्तान में 1.5 लाख नौजवान सुसाइड करते हैं, राजस्थान में 10,000 नौजवान सुसाइड करते हैं। मुझे तकलीफ होती है, क्यों करते हैं? वो जिंदगी से हार जाते हैं, परिस्थितियों से लड़ने में उनको तकलीफ होती है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां जितने लोग बैठे हैं वो मजबूत इरादों के लोग हैं। वो किसी भी तकलीफ को, किसी चुनौती को हरा सकते हैं। बोलिए, हराएंगे कि नहीं हराएंगे? बोलिए, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? बोलिए, हिंदुस्तान को जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? और मित्रों, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा एक छोटे किस्से के साथ में, क्योंकि देखिए, पढ़िए और लड़िए लेकिन तिरंगा दिल में रखिए। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि किसी नौजवान के लिए उसका देश का तिरंगा, उसके देश का झंडा कितना मायने रखता है, कितनी अहमियत रखता है। उसका देश का संविधान, उस देश की परंपरा, उसका इतिहास, उसकी संस्कृति, उसकी विरासत। क्योंकि ये मानिए मित्रों कि जमीन बचेगी तो ही जमीर बचेगा, जमीन बचेगी तो ही जमीर बचेगा। आपके सामने चैलेंज है जातिवाद की, आपके सामने चैलेंज है भ्रष्टाचार की, करप्शन की, आपके सामने चुनौती है पर्यावरण के संरक्षण की, इन्वायरमेंट को बचाने की। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये धरती, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इसलिए हिंदुस्तान का विद्यार्थी केवल हिंदुस्तान के बारे में नहीं सोचता, हिंदुस्तान का आदमी हिंदुस्तान के बारे में नहीं सोचता, हिंदुस्तान का नेतृत्व हिंदुस्तान के बारे में नहीं सोचता। यदि ऐसा सोचता तो हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने अपनी ताकत पर 9 महीने में कोविड की वैक्सीन बनाई, हिंदुस्तान के लोगों को महफूज रखा। और केवल इतना नहीं, उसमें से बहुत सारे वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट थे, आप जैसे नौजवान थे जिन्होंने उन वैज्ञानिकों की मदद की। और केवल हमने अपने लिए नहीं, दुनिया के 25 देशों को वैक्सीन देकर उन लोगों की जीवन की सुरक्षा भी की। इसलिए भारत का बच्चा, भारत का विद्यार्थी, भारत का नौजवान, वो भारत की तिरंगे की इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए क्या कर गुजरता है। एक छोटे से किस्से से अपनी बात को खत्म करूंगा। कुछ अरसे पुरानी बात है। एक 3 मंजिला इमारत में तिरंगा फहरा रहा था। किसी के लिए, क्योंकि किसी के लिए कपड़े का टुकड़ा हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश के टुकड़े करने की बात कहते हैं, जो ये चुनौती देते हैं कि तिरंगा नहीं फहराने देंगे, लेकिन देश का नेतृत्व मजबूत हो। मित्रों, देश की लोकतंत्र ये बड़ी ताकत है और भारत के हिंद की सेना ये दूसरी बड़ी ताकत है। और यही कारण है आज हम दुनिया में भारत की सेना ने, किसी समय कहते थे कि सेना ये 303 तक सीमित है, एक राइफल से लड़ती है। लेकिन आपने ये भी तो देखा है कि आज के आधुनिक युग में और युद्ध में भारत की सेना की ताकत आपने चाइना के बॉर्डर पर देखी होगी, जहां लक्ष्य से कूदकर भी चाइना के सैनिकों को भगा दिया। भारत के हिंद की सेना की ताकत देखिए, जिस सेना के बारे में कहा जाता था कि ये केवल 303 वाली सेना है। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को प्रिजर्व रखा हम लोगों ने, हमारी पूरी जनता ने। हिंदुस्तान की फौज ने वो साबित करके बताया, वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाकर बताई। नहीं तो हिंदुस्तान में वैक्सीन को आने में लगने में 30 बरस लगते थे, 35 बरस लगते थे। ये चमत्कार हिंदुस्तान के नौजवान वैज्ञानिकों ने 9 महीने में किया। ये चमत्कार हिंदुस्तान की सेना ने जिस तरीके से किया, आज 411 किस्म के हथियार भारत की सेना बनाती है और 75 देशों को निर्यात भी करती है। ये भारत की ताकत है। और इसलिए मित्रों, अपने भारत के लिए, इस देश के लिए वो जज्बा अपने मन में रखें, वो प्यार तिरंगे के लिए रखें। अपनी बात को खत्म करूंगा। एक सरकारी इमारत पर तिरंगा फहरा रहा था, बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ, उस तिरंगे में आग लग गई। एक नौजवान, भीड़ इकट्ठी हो गई, कोई इस तिरंगे को बचाने के लिए गया नहीं। एक 20-22 बरस का नौजवान उस 3 मंजिला इमारत पर चढ़ा, उसने उस तिरंगे को जलने से बचाया। जब वो नीचे आया तो उसको लोगों ने कहा, मूर्ख, तूने इस कपड़े के टुकड़े के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। तो उस नौजवान ने जो कहा वो प्रेरणा का शब्द आप सब के लिए, हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए है। उसने कहा
होगा कपड़े का टुकड़ा किसी के लिए, मेरे लिए तो भारत मां की आन बान शान का तिरंगा था, इसके लिए जान भी चली जाती तो परवाह नहीं। इसलिए मित्रों, आपके जीवन से लेकर, आपके उल्लास और उमंग से लेकर, आपकी पढ़ाई से लेकर, आपके भविष्य से लेकर, इस हिंदुस्तान के सुनहरे भविष्य तक आप में वो ताकत है कि जिसके लिए किसी ने कहा कि जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल उठते हैं। हमें बदलने की कोशिश न कर जमाने, जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल उठते हैं। नौजवान भाइयों, इतिहास को बदलने का वक्त है और वो आप लोग कर सकते हैं। मैं विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज की सांझ उन्होंने मेरे लिए सार्थक की। मैं देरी से इसलिए आया कि मैं कल दुबई था। मुझे आनंद हुआ कि विश्व की आर्थिक राजधानी में, वहां पर किसी अपनी क्षमता से, किसी परिश्रम से मैं वहां मजदूरों से मिला। मुझे ताज्जुब हुआ कि दुबई दुनिया की इकोनॉमिक कैपिटल बनने जा रही है, लेकिन वहां उस कैपिटल को यदि ताकत देने का कोई काम करता है तो हिंदुस्तान के मजदूरों के हाथ करते हैं। मुझे वहां आईटी कर सॉफ्टवेयर के नौजवान मिले, मैं देखता था उनके चेहरे, उनका रंग रूप। 75% हिंदुस्तान के नौजवान दुनिया की मल्टीनेशनल आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियों में अपनी मजबूती से धाक जमाते हैं। मुझे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर मिले, वहां जितने मल्टी मिलियनेयर थे वो सारे लोग, उसमें बड़ी संख्या हिंदुस्तान के लोगों की थी। मैं वहां से सीधा आपके बीच में आया। इस विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के लोग, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वो विद्यार्थी जो इस उत्साह और उमंग के साथ जीवन के जिस क्षेत्र में जाएंगे निश्चित रूप से यशस्वी होंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you so much.